दोस्तों, पहले आप यह वीडियो देखें। आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम, तो उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है, तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. दोस्तों, आपने वीडियो में देखा और सुना, ये थे हमारे श्री अश्वनी वैष्णव जी, जिनको आपने लाइव सुना 8th पे कमीशन के अनाउंसमेंट को करते हुए। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2026 से जो 8th पे कमीशन लागू होने वाला है वह अपने नियत समय पर ही आएगा। इसके लिए 3 सदस्य एक समिति गठित की जाएगी और सभी संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे और सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास रखेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कितनी % की वृद्धि आपके पे में हो सकती है इस 8th पे कमीशन में? बहुत से फिटमेंट फैक्टर्स जो अभी से सोशल मीडिया में चल रहे हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर्स इसके लिए रहने वाला है? आपको याद दिला दूं कि 7th CPC में की वृद्धि हुई थी। दोस्तों, 8th पे कमीशन में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले पे कमीशन में अभी ये मर्ज हो जाएगा। इस मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द ही इस पर एक्शन होने वाला है, क्योंकि वक्त सिर्फ 12 महीने का ही बचा हुआ है। 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में आज बात करेंगे सिर्फ अधिकार की। तो अधिकार है क्या और यह क्यों निर्धारित किए गए? अधिकार एक प्रकार से गारंटी है कि जो आपके लिए निर्धारित है वह आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप इसके लिए कानूनी सहायता ले सकते हैं। परंतु दोस्तों, प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब इनको समझने में कुछ भ्रांतियां रह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ महिला का संपत्ति में अधिकार। एक विवाहिता को अपने पति और ससुराल वालों की संपत्ति में हक है। क्या कहता है उत्तराधिकार अधिनियम 1956? दोस्तों, अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं। कुछ स्थिति एवं परिस्थितियों में अधिकार हक है। वह क्या स्थितियां और परिस्थितियां हैं जिनमें एक विवाहिता को पति या उसके ससुराल की संपत्ति में हक मिलता है? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की अर्जित संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक उसकी पैतृक संपत्ति होती है और दूसरी उसकी स्वयं की अर्जित संपत्ति होती है। यानी कि एक संपत्ति वह स्वयं अर्जित करता है और दूसरी संपत्ति उसे पैतृक रूप में मिली होती है। जब कोई महिला किसी ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसने अपनी कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो क्या उस संपत्ति में यानी पति की संपत्ति में उसकी पत्नी का भी अधिकार होता है या नहीं? दोस्तों, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति अर्जित करता है, तब उसकी संपत्ति पर जो उसने स्वयं अर्जित की है सिर्फ उसी का अधिकार होता है। वह
अपनी संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे उसकी संपत्ति चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, जमीन हो या मकान हो, सभी में उसे यह अधिकार प्राप्त है। चाहे उसकी पत्नी हो या उसके बच्चे हों, कोई इसमें घुसपैठ नहीं कर सकता है। दूसरी परिस्थिति, एक विवाहिता को अपनी पति के अर्जित संपत्ति में, महिला को अपने पति की अर्जित संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार नहीं होता है जब तक कि उसका पति जीवित होता है। यानी कि पति के जीवन काल जीवित रहने तक उसकी पत्नी का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पति के मर जाने के बाद भी यदि उसका पति संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के नाम वसीयत कर गया है, तब भी उसकी पत्नी को उसकी संपत्ति में अधिकार नहीं होता। अब दोस्तों, बहुत सी महिलाएं शादी करने पर यह समझती हैं कि उस व्यक्ति से शादी कर लेने पर उसकी अर्जित संपत्ति पर उस महिला का भी अधिकार हो गया, जबकि यह बात ठीक नहीं है, सही नहीं है। उस महिला को उसकी संपत्ति में अधिकार तभी मिलेगा जब उसको संपत्ति में सहस्वामी के रूप में जोड़ दिया जाए। और दोस्तों, ऐसा नाम दान पत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, अर्थात पति यह कह सकता है कि उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दान कर दिया है, तब उस महिला को उसकी संपत्ति में सहस्वामित्व प्राप्त होता है। परंतु बगैर दान पत्र के महिला का उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है। तीसरी परिस्थिति में महिला अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है तथा तलाक के समय समस्त जीवन के लिए एक मुश्त भरण पोषण राशि प्राप्त कर सकती है, परंतु संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती। चौथी परिस्थिति जो बनती है, अपने सास ससुर की संपत्ति में भी महिला का कोई अधिकार नहीं होता है। जब तक सास ससुर जीवित हैं या उनके मर जाने के बाद भी महिला को उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। यहाँ पर सास ससुर के मर जाने के बाद उसका पति संपत्ति में हिस्सेदार होता है। यदि पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो और फिर सास ससुर की मृत्यु होती है, ऐसी स्थिति में महिला के पास उत्तराधिकार आ जाता है तथा एक मरे हुए व्यक्ति की पत्नी अपने सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेती है। परंतु यह तभी संभव होता है जबकि उनके द्वारा संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत किसी अन्य व्यक्ति के नाम न की गई हो। दोस्तों, यदि महिला का पति बगैर वसीयत के अपनी स्वयं की अर्जित की गई संपत्ति को छोड़कर मर जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी के साथ साथ उसकी माँ का भी, यदि माँ अगर जीवित है तो बराबर का अधिकार होता है और उसके साथ साथ उसके बच्चों का भी अधिकार होता है। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर संभव हो तो विवाह के समय महिला के पक्ष में किसी संपत्ति को दान के रूप में लिखवाया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में महिला का भी त्याग होता है और यदि महिला कोई नौकरी पेशा नहीं है तो वह कभी संपत्ति की मालिक नहीं रह जाती। आई होप आपको यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।